हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीके पांडे, फुल नेम धर्मेंद्र कुमार पांडे, डीके पांडे हिंदी मीडियम चैनल से। जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है 15-16 अक्टूबर को पीईटी की, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट की, उसके संदर्भ में मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पॉलिटी, ज्योग्राफी और हल्का सा जो है साइंस से कुछ ट्रिक्स को मैं बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि SSOR SC जनसभा से बदला पंच नगर। ये एक ट्रिक है। आप इतना अगर याद कर लेते हैं तो एक बात क्लियर हो जाएगी कि किस अनुसूची में क्या आपके वर्णन किए गए हैं। तो बात कर लेते हैं एक एक वर्ड के ऊपर कौन कौन सी अनुसूची डिपेंडेंट है, देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला अक्षर आपका यस आया हुआ है, इस यस को अगर हम देखें तो ये यस आपका बताता है कि स्टेट एंड राज्य है आपका, और उसके बाद जो है इसमें जो संघ शासित प्रदेश हैं, वर्णन किया गया इसमें। यानी पहला अक्षर जो आपका यस है, ये आपका क्या बताता है कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों का वर्णन बताता है। और ये आपकी हो जाएगी पहली अनुसूची। पहली अनुसूची, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पे अनुसूचियों की बात हो रही है। और पहली अनुसूची आपकी हो गई आपकी संघ और संघ शासित प्रदेशों का वर्णन, पहली अनुसूची में। दूसरे यश को देख लेते हैं। दूसरा यश बताते कि ये बना हुआ कि सैलरी, यानी किसकी कितनी सैलरी है। जो आपका भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में आपके सैलरी का भी वर्णन है। तो हम कह सकते हैं इसको शॉर्ट में कि वेतन भत्तों का वर्णन, वेतन भत्तों का वर्णन। यह किस में है और किसके लिए है? ये पदाधिकारियों के लिए। जो पदाधिकारी हैं उनके लिए यह बताता है कि किसकी कितनी सैलरी है। और ये आपके किस में है? दूसरी अनुसूची के लिए है। पहली अनुसूची हो गई, दूसरी अनुसूची हो गई। तीसरी बात क्या है कि जब चुनाव होता है या कोई भी पद कोई धारण करता है भारतीय शासन में या भारतीय प्रशासन में, तो उसके लिए जो है उसको शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ के लिए क्या है? ओ से क्या है आपका तात्पर्य? यहाँ पे ओथ है। इसका मतलब, ओथ का मतलब ही क्या होता है आपका? शपथ होता है। ये शपथ है। अब इसमें आपके राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा और प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का, या जो भी मतलब जो पदाधिकारी गण है आपके, उनके शपथ के विषय में बताया गया कि कौन कैसे शपथ को ग्रहण करेगा। मतलब शपथ की विधियों को बताया गया है, या जो शपथ लेते हैं उस शपथ को बाकायदे वर्णित किया गया है। इसके बाद आपका है आर, चौथा अक्षर आर। आर का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। और यहाँ पे देखिए शपथ किसके लिए, कौन सी अनुसूची है आपकी? तीसरी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची। तो पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची। चौथा है आपका रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। किसके प्रतिनिधित्व की बात हो रही है? कि जो राज्यसभा है आपकी, राज्यसभा में जो है किसका कितना प्रतिनिधित्व है, इसके विषय में कहाँ बताया गया आपका? चौथे अनुसूची में बताया गया है। राज्यों का राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसके विषय में बताया गया है। अब इसके बाद आता है आपका एससी। ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गए। अब इसकी बात करते हैं, एससी की बात करते हैं। तो एससी एक में ही है। इसका मतलब ये है कि जो आपका एससी है ये बताता है कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण, यानी अनुसूचित जाति। आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति को हम एससी बोलते हैं, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति,
का प्रशासन व नियंत्रण, प्रशासन व नियंत्रण। जैसा कि सीक्वेंस में देख रहे हैं, यह कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, ये 5वें नंबर पे है, तो यह हो जाएगा 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची। और एससी के बाद क्या है, जनसभा। तो जन को देख लेते हैं पहले, इसको भी तोड़ते हैं जन को। तो जन का तात्पर्य यहाँ पे है क्या आपका, कि जन का मतलब है कि जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, नियंत्रण और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। यह किस अनुसूची में है, 6वीं अनुसूची में है, 6वीं अनुसूची में। तो आप इसको नोट करना तो नोट कर लिए, हम थोड़ा हट जाते हैं क्योंकि हमको यहाँ से इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो देख लेते हैं इसको। जन तक हो गया है, हम यहाँ तक आ गए हैं, जन तक। अब फिर इसके बाद सौ है, भा है, फिर इसको भी देख लेते हैं आगे। अब देखते हैं जन से, नहीं जन तो हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं कि सौ क्या है। तो सौ का मतलब है, यहाँ पे जो सौ आया हुआ है, हम इसकी बात कर रहे हैं अलग से। यह सौ आपको यह बताता है, यह सूचियों के विषय में बताता है। सूचियाँ, सूचियाँ कैसी भी, संघ सूची, राज्य सूची, और उसके बाद एक और सूची होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। यह इन सूचियों के विषय में जानकारी देता है। कौन सा अनुसूची देता है आपका, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7वें नंबर की 7वीं अनुसूची है ये क्या है, 7वीं अनुसूची। यानी 7वीं अनुसूची आपको ये बताता है कि जो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके विषय में आपको जानकारी देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सूचियां हैं आपकी, संघ सूची पे केवल भारत सरकार यानी केवल आपकी संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची पे आपको केवल राज्य की सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन किसी अगर एक विषय पर दोनों ने कानून बना दिया तो वहाँ पे मान्य किसका होगा, केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून वहाँ पे निगेटिव मतलब निगलिजिबल हो जाएगा। तो ये बात है 7वीं अनुसूची। इसके बाद देखते हैं भा से। भा का तात्पर्य यहाँ पे भाषा से है, भाषाएं से है। भारतीय संविधान में जो भाषाएं वर्णित हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। इन भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की आपकी 8वीं अनुसूची में है। किसमें, 8वीं अनुसूची में है। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो आया हुआ है भा का हो गया। अब ये से है, इस से क्या तात्पर्य है। इस से का मतलब है कि संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, विधियों का उल्लेख।
संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। अब एक बात यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि यह जो अनुसूची आपकी 9वीं अनुसूची है, यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई है। यह कैसे जोड़ी गई है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा ये जोड़ी गई है। जोड़ी गई है। यह कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 9 है ये, शेड्यूल 9, अनुसूची 9। अब देखिए, यह काफ़ी विवादित अनुसूची भी है, क्योंकि भारत सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है तो इस अनुसूची में डाल देती है और उस पर जो न्यायपालिका को इस पर परीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद वर्ड क्या है? बदला। बदला का तात्पर्य यहाँ पे कि दल बदल कानून से है। दल बदल कानून से है। दल बदल कानून। दल बदल कानून यानी जब जो है कोई राजनीतिक पार्टी किसी को भी चुनाव के पहले लेकर के पहले चुनाव लड़ती थी और वो जीतने के बाद क्या करता था कि कुछ धन के लोभ में आकर के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता था और पहले वाली पार्टी जिसे वो जीता हुआ है वह जा करके अल्पमत में आ जाती थी और सरकार गिरने की नौबत आ जाती थी। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसको मतलब संविधान संशोधन के द्वारा इसको भी क्या किया? इस कानून को पारित किया और इसको जो है आपका 10वीं अनुसूची में रखा गया। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में। अब यहाँ पर यह भी जान लेना आवश्यक है कि यह किस संविधान संशोधन जोड़ा गया है। तो ये आपका 52वें संविधान संशोधन, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। 1985 के द्वारा ये जोड़ा गया है, द्वारा जोड़ा गया है। ये फैक्ट आपने देख लिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है आपका कि पंच है। पंच का मतलब है कि पंचायतों के संदर्भ में पंच हो जाएगा। पंच का मतलब कि पंचायतों के, या ऐसा कहिए पंचायती राज। क्या आपका? पंचायती राज। पंचायती राज, इसमें कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं कोई पूछे तो? 29 विषय हैं। और ये कैसे जोड़ा गया है? तो 73वें संविधान संशोधन से। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा ये जोड़ा गया है। और इसके बाद एक लास्ट वर्ड बचता है आपका, और ये कौन सी अनुसूची है आपकी? ये 10वीं हो गई। ये हो गई आपकी 11वीं अनुसूची। ये है आपकी 11वीं अनुसूची। ये हो गई। देखिए एक बार रिवाइज मार लेते हैं इसको। इस 100 का मतलब यहाँ से 100 है। इस 100 का मतलब क्या है? सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो 7वीं अनुसूची में है। इस भा का मतलब क्या है? भाषाएं। 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान में। इसमें उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। और इस से का तात्पर्य क्या है कि संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। और यह आपकी जो अनुसूची है 9वीं अनुसूची है। कैसे जोड़ी गई है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा ये जोड़ी गई है। यहाँ पे बदला है। बदला का मतलब कि दल बदल कानून है। ये 10वीं अनुसूची है। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। फिर इसके बाद है पंच। पंच का तात्पर्य पंचायती राज से है। ये इसमें कुल 29 विषय हैं और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ी गई है और ये 11वीं अनुसूची है। अब एक लास्ट वर्ड बता है कि आपका कि नगर। नगर को, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा इरेज करना पड़ेगा आपको, देखना हो देख लीजिए। नगर,
यहाँ पे जो नगर शब्द है, नगर शब्द आपको ये बताता है कि ये नगर पालिका के संदर्भ में, नगर पालिका के संदर्भ में, नगर पालिका के संदर्भ में। और यह कैसे जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? याद करिए, यहाँ मैंने लिखा था 73वें संविधान संशोधन 1992, ये क्या हो जाएगा? 1992 में ये भी हुआ था, 1992 में भी, दोनों एक ही साथ हुआ था, नगर और इसका दोनों का। तो आशा है कि आपको ये मतलब ट्रिक पसंद आई होगी। और इस जब आप एग्जाम में अगर केवल इतना ऊपर का अगर रट लेते हैं, SSOR जनसभा से बदला पंचनगर, एक बार लाइटली देख लेते हैं इसको, तो जो सारे फैक्ट हैं इसके अंदर छुपे हुए फैक्ट, तो आपको ऑटोमेटिक पढ़ने वाले बच्चों को ऐसे ही याद रहता है। बस वो सेट कैसे होगा, कहाँ होगा, अगर ये याद रहेगा, एक बार आपने इसको देख लिया बढ़िया से, तो पूरी की पूरी अनुसूची 12 की 12 अनुसूची आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी और एग्ज़ाम हॉल में जा कर के आप इसको मिस नहीं कर पाएंगे। तो अब जो है अगले फैक्ट पे चलते हैं, दूसरी बात पे। पॉलिटी का ये भी है, पॉलिटी के कुछ और ट्रिक्स मैंने बना रखे हैं, उसको भी देख लीजिए। हम अब बात राष्ट्रपति की करेंगे। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। इनके विषय में आपको जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और आप जानते होंगे कि यह अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक इसका राष्ट्रपति का भारतीय संविधान में वर्णन है। तो अब हम देखते हैं कि 52 से लेकर के 61 के बीच में किस आर्टिकल में क्या बताया गया राष्ट्रपति के विषय में। तो इसको हम कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, तो पहले ट्रिक आपको बता देते हैं, फिर आपको हम आगे चलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, एक 60 ट्रिक मैंने बनाई है, देखिएगा, हंसी भी आएगी आपको। प का नी को का, पकानी को का, पकान को का, दुयोदशम, दु यो और द स म, पकानी को का दुयो दशम। अगर ऐसे आप करके याद कर लेते हैं, क्या होगा आपका, ये देखिए, पकान कोका दू यो दशम, बस इतना ही रट लेना है। बाकी किस अनुच्छेद में क्या लिखा है आप आराम से पकड़ सकते हैं। तो देखिए, इस प को मैंने नाम दिया 52, अनुच्छेद 52, ये हो जाएगा अनुच्छेद 53, ये 54, ये 55, ये 56, ये 57, और ये 58, ये 59, और ये 60, और ये 61, ये इतना है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले जो है, जो पहला अनुच्छेद आपको दिख रहा है 52 में राष्ट्रपति के पद के विषय में बताया गया है, पद के विषय में बताया गया है, राष्ट्रपति के पद के विषय में ये लर्न कर लेना है। पहला क्या है, पद है, प से पद, और शुरुआत में अनुच्छेद 52 है, लास्ट कहाँ तक है, 61 तक है। 61 की बात हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे अभी बाद में, लेकिन 52 से 60 तक की बात करेंगे। तो ये हो गया आपका 52, क्या हो गया, पद, प से पद। का मतलब हुआ कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इसमें ये बताइए कार्यपालिका प्रमुख है, ये कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। या किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 53 में बताया गया है, याद हो सकता है आसानी से आपको। इसके बाद है को का मतलब है कि कोटा, यहाँ पे क्या है, कोटा,
राष्ट्रपति के कोटे की बात की गई, उसका कोटा क्या है। फिर इस सॉरी नी का मतलब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ नी है ना, कोटा नहीं है, नी है, तो इसके निर्वाचन पद्धति को बताया गया है। नी का मतलब निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब किस विधि से होगा। तो आप विधि जानते ही हैं किस विधि से होता है, वो आपका अप्रत्यक्ष से होता है कि प्रत्यक्ष से होता है, आप तो पढ़ा भी होगा। तो आगे देखिए, इसके बाद क्या है कि आपका को है। को का मतलब क्या है, यहाँ पे कोटे की बात की गई है। कोटा, राष्ट्रपति का कोटा क्या है। इस का मतलब है आपका कि कार्यकाल, इसके कार्यकाल को बताया गया है। और 57 में आपका दोबारा बनने के संदर्भ में बताया गया है, यानी कोई राष्ट्रपति अगर है, वह दोबारा अगर बनना चाह रहा है, तो उसके दोबारा बनने के संदर्भ में अनुच्छेद 57 में बताया गया है, दोबारा बनने के संदर्भ में। और 58 की बात की जाए, अनुच्छेद 58 की, तो उसकी योग्यता की बात की गई, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, योग्यता की बात की गई है। और ये जो है, फिर द का मतलब है कि दशा, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए दशाएं क्या व्यक्ति की होनी चाहिए। तो ऐसा होता है ना कि कोई पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है ना, इस टाइप का कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। तो पागल, दिवालिया के संदर्भ में यहाँ पर बताया गया कि आपका नहीं होना चाहिए। और स का मतलब है कि आपका शपथ के विषय में बताया गया है, यानी राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेता है। तो ये है, मैंने पहले ही कहा, जैसे 61 की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है, पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, इसको 2-3 बार रट लेंगे, याद हो जाएगा। पकानी कोका दुयोदशम, प से हो जाएगा पद, अनुच्छेद 52, का से हो जाएगा कार्यपालिका प्रमुख, अनुच्छेद 53, नी से निर्वाचन, अनुच्छेद 54, को से कोटा, अनुच्छेद 55, का से कार्यकाल, अनुच्छेद 56, दू से दोबारा बनने के संदर्भ में, अनुच्छेद 57, यो से योग्यता, अनुच्छेद 58, द से दशा, यानी कैसी दशा, पागल दिवालिया ना हो, इस विषय में बताया गया है, अनुच्छेद 59, और से शपथ, यानी अनुच्छेद 60 के विषय में बताया गया है। तो आशा है आपको ये भी ट्रिक पसंद आई होगी। अब इसके बाद एक आपको हम पॉलिटिक्स से एक अंतिम ट्रिक देते हैं कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, वो भी देख लीजिए, आप थोड़ा देख लीजिए, इसको फिर विरेज करते हैं। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। उपराष्ट्रपति, देखिए यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, वो आपका अनुच्छेद 63 से लेकर के 70 की बात करेंगे, जिसमें इसके प्रमुख कार्यों को और उसके दायित्वों को बताया गया है। तो ये देखिए, इसकी शुरुआत होगी आपकी 63 से लेकर के, अनुच्छेद 63 से आपका 70 तक, 63 से 70 तक, यहाँ तक की बात होगी, 63 से 70 तक। और पहले 63 की बात करते हैं, पहले ट्रिक लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। इसका ट्रिक है, उसका निकास, उसका निकास शनि, उसका निकास शनि, ये इसकी ट्रिक है, उसका निकास शनि। अब इसके नंबरिंग कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका कि अनुच्छेद 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और ये 70, इतने आर्टिकल की बात हो रही है, 63 से लेकर के 70 की बात हो रही है।
क्या याद करना है? उसका निकास शनि, उसका निकास शनि। अगर इतना याद कर लेते हैं तो उपराष्ट्रपति के भी संदर्भ में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और अक्सर इससे क्वेश्चन पूछता रहता है और बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में फैक्ट याद नहीं होने के कारण इसको मिस करके या गलत करके चले जाते हैं। तो देख लेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, पहले हम ऊ की बात करते हैं। यह जो ऊ है, यह बताता है उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 63 बताता है। यह 100 जो लिखा है अनुच्छेद 64, यह आपको ये बताता है कि राज्यसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे ये? नहीं, सभापति बोलते हैं ना, हाँ सभापति, कि सभापति होंगे। क्या बताता है ये? सभापति होंगे। किसके? राज्यसभा के। सभापति किसका? राज्यसभा का, ये बताता है। और ये क्या है आपका? का। इस का मतलब है इसका कि कार्य, यानी राष्ट्रपति के रूप में कार्य। इनका कार्य कब? राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य। मतलब ये है कि सपोज दैट अगर राष्ट्रपति आपके नहीं है, इंडिया में कहीं बाहर गए हुए हैं, या फिर असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उस संदर्भ में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो तत्काल प्रभाव से जो है राष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है, और जो उसके कार्य होते हैं उसके कार्य के संदर्भ में अनुच्छेद 65 में आपको बताया गया है। नी का मतलब क्या है? इस नी का मतलब है कि निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसके संदर्भ में निर्वाचन। तो इसमें यह भी बताया गया कि लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलकर के इसका निर्वाचन करेंगे। एलएस का मतलब लोकसभा, आरएस का मतलब राज्यसभा, ये दोनों मिल करके राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे अनुच्छेद 66 के अंतर्गत। अब इसका का मतलब क्या है? इसका का मतलब है कि कार्यकाल। कार्यकाल यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, इसके संदर्भ में अनुच्छेद 67 में बताया गया है। यहाँ 100 लिखा है। 100 का मतलब यह है कि समय क्या होगा, समय के विषय में बताया गया है। और 69 का मतलब है आपका कि शपथ, उपराष्ट्रपति के शपथ के विषय में बताया गया कि उपराष्ट्रपति कौन सी शपथ लेंगे। और 70 है आपका कि निर्वहन, पद का निर्वहन, पद का निर्वहन, पद का निर्वहन। जो उपराष्ट्रपति होंगे आपके अपने पद का निर्वहन किस प्रकार से करेंगे। तो ये भी ट्रिक आपको आशा पसंद आई होगी। इसको रिवाइज कर देते हैं एक बार। ट्रिक है आपकी कि उसका निकास, उसका निकास शनि, उसका निकास शनि, उसका निकास शनि, रट लेंगे, इतना हो जाएगा। अब शुरुआत कहाँ से होती है? 63 से 70 तक। तो 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। 64 में क्या है? सभापति होंगे राज्यसभा के। 65 बताता है कि कार्य उसे क्या होंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य क्या होंगे उनके। 66 बताता है कि निर्वाचन के संदर्भ में कैसे निर्वाचन होगा, तो लोकसभा और राज्यसभा के आपका निर्वाचन होगा, यही बता दिया गया है। कार्यकाल कितना होगा ये बताया गया अनुच्छेद 67 में। और समय क्या होगा अनुच्छेद 68 में। शपथ क्या होगी अनुच्छेद 69 69 में। और आपका पद का निर्वहन कैसे करेंगे तो अनुच्छेद 70 में बताया गया है। तो आशा है कि यह भी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब पॉलिटी के इन दोनों ट्रिक के बाद आपको हम एक और ट्रिक दे देते हैं ज्योग्राफी के संदर्भ में। वह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे उसमें भी काफ़ी मिस करते हैं एग्जाम में, जा कर के भूल जाते हैं कि कौन सा किधर से है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब थोड़ी ज्योग्राफी की बात कर लें। भूगोल। देखिए, सबसे पहले से हम बात करेंगे दर्रों के विषय में, क्योंकि दर्रे आजकल एग्जाम में जो आज का पैटर्न है यूपी ट्रिपल एससी का या किसी भी आयोग का एग्जाम देने का, तो दर्रों से संबंधित एक क्वेश्चन तो हम देख रहे हैं कि हर एग्जाम में ही बन जा रहा है। और बच्चे जाकर के दर्रों को मतलब भूल जा रहे हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ किस प्रदेश में स्थित है और किस किस को जोड़ता है। तो थोड़ा सा इस बात को हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की। अभी कुछ वर्ष पूर्व जो है
उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो दर्रे हैं लिपुलेख और काला पानी, उसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था। तो उससे तो आप क्लियर कर ही सकते हैं कि अगर याद होगा आपको तो पता ही होगा कि वो कहाँ है आपका लिपुलेख दर्रा, और काला पानी आपको वहाँ कहाँ पे उत्तराखंड से संबंधित है। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। तो हम ऐसे बना लेंगे ट्रिक कि मान जा नीति बदल ले, मतलब उत्तराखंड कह रहा है ऐसे, उत्तराखंड ने नेपाल से कहा, उत्तराखंड ने नेपाल से कहा, क्या कहा, मान जा नीति बदल ले, मान जा नीति बदल ले, मान जा नीति बदल ले। ये किसने कहा, उत्तराखंड ने कहा। किससे कहा, नेपाल से कहा। अगर ये कहानी आपके दिमाग में बैठ जाती है कि उत्तराखंड ने विवाद होने के बाद क्या कहा नेपाल से कि मान जा नीति बदल ले, तो उत्तराखंड के आपके सारे इंपॉर्टेंट जो आपके दर्रे हैं वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो देखिए मान से क्या हो जाएगा, माना दर्रा, माना दर्रा। और यहाँ पे देखिए आपका नीति है, तो नीति क्या हो जाएगा, नीति दर्रा, नीति दर्रा। और आपका लास्ट में क्या है आपका कि ले है, यह ले बताता है किसको, लिपुलेख दर्रे को, लिपुलेख दर्रा। मान जा नीति बदल ले, तो मान से माना दर्रा, नीति से नीति दर्रा, और ले से लिपुलेख दर्रा। ये तीन दर्रे आपके उत्तराखंड में काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं कि माना दर्रा किस राज्य में स्थित है, या नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है, या लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो आराम से अगर आपको याद है कि उत्तराखंड ने नेपाल से कहा कि मान जा नीति बदल ले, तो ये दर्रे आपको तीनों की तीनों आसानी से याद हो सकते हैं। अब आइए सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में कौन कौन दर्रे हैं। सिक्किम, सिक्किम देखिए, सिक्किम को कैसे हम कहेंगे, इसको हम याद रखेंगे एक ट्रिक से, इतिहास से जोड़ करके। नाथूराम जेल गए सिक्किम में, नाथूराम जेल गए सिक्किम में, नाथूराम जेल गए सिक्किम में। अगर सिक्किम के दर्रों को आपको याद करना है तो सबसे आसान ट्रिक यही है कि आप एक लाइन याद कर लें कि नाथूराम जेल गए सिक्किम में। कैसे, देखिए यह जो नाथू है, नाथू से आप क्या याद रख सकते हैं, नाथूला दर्रा, नाथूला। देखिए ला का मतलब ही क्या होता है आपका, ला का मतलब दर्रा ही होता है, ला का मतलब क्या होता है, दर्रा ही होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके पहले मैंने दर्रा लिखा था, तो इसको माना ला कर सकते हैं, नीति ला कर सकते हैं, लिपुलेख ला कर सकते हैं। ला का मतलब क्या होता है, दर्रा ही होता है। तो ऐसे ही नाथूला, नाथूला का मतलब कि नाथू दर्रा, ऐसे हो गया, समझ लीजिए इस बात को, नाथूला। और जेल गए तो क्या हो जाएगा, जेलेपला, जेलेपला, यानी जेलेपला का कहाँ है आपका, सिक्किम में है। तो सिक्किम के दो दर्रे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। इसको हट जाते हैं, देख लीजिए, फिर इरेज करेंगे। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रे हैं। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को। तो देखिए
इसको याद रखेंगे कि बम लाया अरुण, ऐसे याद कर लेंगे, बम लाया अरुण, बम लाया अरुण, बम लाया अरुण। अब देखिए इस बम से आपको आइडिया मिल गया होगा, यह क्या है, बोमडिला है। बोमडिला कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ला से क्या हो जाएगा आपका, या से यांग्याप, यांग्याप दर्रा। और एक बात और, अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश, यानी बम लाया अरुण, तो बम से बोमडिला, या से यांग्याप दर्रा, और अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश। दिमाग में बैठ जाएगा एकदम आसानी से। एक फैक्ट है यहीं पे, इसको बता देते हैं आपको, कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी यह जो है भारत में जो है यहीं से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है जिसका नाम होता है दिहांग, क्या होता है, दिहांग। और जब ये अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है, जब असम में आती है, असम में, तो असम में आने के बाद इसका नाम हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी असम प्रदेश में ही एक नदी द्वीप का निर्माण करती है। नदी द्वीप वो है कि जो चारों तरफ से नदी के पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नदी द्वीप। और ये नदी द्वीप भारत का भी एकमात्र और सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और विश्व का भी सबसे बड़ा और एकमात्र नदी द्वीप है। तो ये आपका क्या निर्माण करती है यहाँ पे, एक माजुली नाम का, माजुली नदी द्वीप, नदी द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के संदर्भ में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को हम कैसे याद करेंगे, कि भोर में घाट पर थाल ला, भोर में घाट पर थाल ला, भोर में घाट पर थाल ला। अब बात चूँकि महाराष्ट्र की हो रही है, तो यहाँ पर हमको याद रखना पड़ेगा इसमें कि महाराष्ट्र, या फिर जोड़ ही सकते हैं कि महाराष्ट्र में भोर में घाट पर थाल ला, ऐसे भी कर सकते हैं, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो, कि महाराष्ट्र में भोर में घाट पर थाल ला। महाराष्ट्र में भोर में घाट पर थाल ला, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए भोर से क्या हो जाएगा, भोर घाट, भोर घाट। और थाल से क्या हो जाएगा, थाल घाट। दो दर्रे आपके महाराष्ट्र में हैं इंपॉर्टेंट, भोर घाट और थाल घाट। अब देखिए जब आप थाल घाट पढ़ते हैं, भोर घाट पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है कि पाल घाट। तो अब जो एक पाल घाट बच रहा है वह कहाँ चला जाएगा, केरल चला जाएगा। तो केरल में क्या हो जाएगा आपका, पाल घाट हो जाएगा। तो यहीं पे इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भोर घाट महाराष्ट्र में, थाल घाट आपका महाराष्ट्र में, और पाल घाट आपका केरल में। तो महाराष्ट्र के लिए टिक हो गई, महाराष्ट्र में भोर में घाट पर थाल ला, इसको याद रख करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक ट्रिक और है इसी के संदर्भ में, कि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, कि जम्मू कश्मीर को भी छोड़ा नहीं जा सकता है, उसके भी काफ़ी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, तो उसको भी लेकर के चलते हैं हम। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है।
जम्मू कश्मीर। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो इसका ट्रिक है कि जम्मू कश्मीर के या कश्मीर के, यहाँ लिख लेते हैं कि कश्मीर के बाज का पंजा, कश्मीर के बाज का पंजा बहुत जोशीला, बहुत जोशीला। कश्मीर के बाज का पंजा बहुत जोशीला। अगर इतना आप याद रख लेते हैं तो जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए कैसे, बाज से आपको आइडिया लग गया होगा कि यह बुर्जिल दर्रे की बात हो रही है। यह क्या है? बुर्जिल दर्रा। और इसके बाद क्या है आपका, का से क्या हो जाएगा? काराकोरम, काराकोरम दर्रा। अब यहाँ पे इसके बाद क्या है? पंजा, तो पंजा से बन जाएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा। और फिर क्या बचा आपका? बहुत से क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा, बनिहाल। बनिहाल दर्रा लगे हाथ। यह भी जान लीजिए कि बनिहाल दर्रे में ही क्या है आपकी? जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग कहाँ है? बनिहाल दर्रे में है जवाहर सुरंग। और जोशीला लास्ट वाला, इसका मतलब है कि जोजिला है। क्या है ये? जोजिला, जोजिला दर्रा। एक बार रिवाइज मार लेते हैं इसको भी जम्मू कश्मीर के। तो कश्मीर के बाज का पंजा बहुत जोशीला, इससे आप याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं आपके। तो देखिए, बाज से बुर्जिल दर्रा, का से काराकोरम दर्रा, पंजा यानी पीर पंजाल दर्रा, बहुत यानी बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रे में क्या है आपकी? जवाहर सुरंग है, और जोशीला से जोजिला दर्रा। आशा है इसको भी आपने याद कर लिया होगा। अब हम जो है लास्ट एक और देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश वह बचता है, और उसके भी दर्रे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसमें कौन कौन दर्रे हैं? इसको याद करने की ट्रिक क्या है? तो देखिए, इसका भी एकदम आसान ट्रिक मेरे पास है कि एचपी में बड़ी छिपकली रहती है। एचपी में बड़ी छिपकली रहती है। बड़ी छिपकली रहती है। एचपी में बड़ी छिपकली रहती है। अब देखिए, बड़ी से क्या हो जाएगा? बड़ा लाचला, बड़ा लाचला। मैंने पहले ही बता दिया कि ला का मतलब क्या होता है कि दर्रा ही होता है। बड़ा लाचला दर्रा, ये हो जाएगा बड़ा लाचला दर्रा। और छिपकली तो सिपकीला हो जाएगा, इससे सिपकीला, सिपकीला दर्रा ये हो गया आपका। एक बात यहाँ भी याद रख लेना है कि जो सिपकीला दर्रा है, यहीं से आपकी सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। यानी सतलज नदी जो है इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये याद करने, सतलज नदी प्रवेश करती है इसी दर्रे से। और सबसे लास्ट में क्या है आपका कि रहती है, यानी रोहतांग दर्रा। ये क्या है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। इस रोहतांग दर्रे के भी एक अच्छी हिस्ट्री है जो आपको जाननी चाहिए
वो क्या है कि इस अटल सुरंग इसी में बनी हुई है। क्या है इसमें? अटल सुरंग, अटल सुरंग इसी में बना हुआ है। उसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर ये अटल सुरंग की लंबाई है। और ये भी बात खास है कि यह विश्व की सबसे लंबी जो है हाईवे सुरंग है। क्या है? अटल सुरंग आपकी विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। यह भी याद रखना है, क्वेश्चन बना सकता है कि विश्व की निम्न में से विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? अगर इसमें दिया हुआ है तो अटल सुरंग 9.02 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका दरों के संदर्भ में। अब कुछ साइंस के एक दो टॉपिक हैं, उसको आपको बता देते हैं, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए। विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान केवल एक ट्रिक बताते हैं, ज़्यादा नहीं, ट्रिक बनाएंगे तो लेके आएंगे। यह है कि रेट था 1 किलो टॉफी का, रेट था 1 किलो टॉफी का। ये मैंने ये बनाया है कि आपको जो वैज्ञानिक नाम है विटामिनों के, वो इसके द्वारा याद रख सकें आप। तो कैसे याद रख सकेंगे? तो देखिए, विटामिन सी सीक्वेंस में अगर लिखा जाए तो ए बी सी डी ई और के, इतने विटामिन हैं। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। रे से क्या हो जाएगा? रेटेनाल, रेटेनाल। यह क्या है? विटामिन ए है। था से थायमीन, ये विटामिन बी है। ए से एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ये कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। किलो यानी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। यह विटामिन डी हो जाएगा। और टॉफी टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, यह विटामिन ई हो जाएगा। और लास्ट बचता है ये आपका कोबालामीन, कोबालामीन। यह किसके लिए? विटामिन के लिए है। तो यह ट्रिक आपको आशा है कि एकदम बढ़िया सा और ज़्यादा आया होगा कि रेट था 1 किलो टॉफी का, रेट से रेटेनाल विटामिन ए, था से थायमीन विटामिन बी, 1 से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, किलो से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, टॉफी से टोकोफेरॉल विटामिन ई, और का से कोबालामीन विटामिन के। ये भी आपको एकदम बढ़िया से रट गया होगा। तो आशा है आपने अच्छा एंजॉय किया होगा और आपको जो है इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।